बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिसेप्टर रेगुलेशन। रिसेप्टर रेगुलेशन से क्या मुराद है? जब रिसेप्टर किसी सेल में या टिश्यूज में नंबर में उसकी डिक्रीज आ जाए, उसकी लोकेशन में चेंज आ जाए, या उसकी रिसेप्टर्स का ड्रग के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें चेंज आ जाए डायनामिकली, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज, इसको क्या कहते हैं? रिसेप्टर रेगुलेशन। ये कम टाइम में भी होता है यानी कि मिनट्स और सेकंड, और ज्यादा टाइम में भी होता है यानी कि डेज। सही है। अब क्या होता है, जब एक एगोनिस्ट हम बार बार रिसेप्टर्स को दे देते हैं और वो रिसेप्टर बार बार एक्टिवेट होता जाता है, तो फिर वो रिसेप्टर उसके आदी हो जाते हैं। वो क्या करते थे, वो इसको रिस्पॉन्स ही नहीं देता, लेफ्ट ही नहीं देता थोड़े टाइम के लिए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेकीपाइलेक्सिस। ये 3 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। पहला मैकेनिज्म क्या है कि रिसेप्टर और जी प्रोटीन एक दूसरे के साथ कपल होने को नहीं देते। क्या होता है ना कि ये एक ड्रग है, ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ये रिसेप्टर क्या करेगा? इस जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। इसको कहते हैं रिसेप्टर जी प्रोटीन कपलिंग। सही है। और फिर ये जो जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, ये इस सेकंड मैसेंजर के थ्रू क्या करते हैं? डिफरेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हैं जो सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब बीटा एगोनिस्ट हम दे देते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। सही है। तो वहां पर एक मॉलिक्यूल होता है बीटा एरिस्टिन, वो जी प्रोटीन्स की कपलिंग से पहले आकर इस रिसेप्टर के इनर लूप के साथ बाइंड करता है या उसके नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से ये जी प्रोटीन फिर इस रिसेप्टर के पास नहीं आ सकता, और इसी तरह इसका मैकेनिज्म क्या हो जाता है? रोक जाता है। तो एक मैकेनिज्म ये हो गया। सही है। अगर हम फिर इस जो ड्रग रहता है इसको रिमूव कर देता है बीटा एगोनिस्ट ड्रग को, तो ये बीटा एरिस्टिन भी इससे अलग हो जाता है। सही है। विद इन मिनट्स, और ये रिसेप्टर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जब हम ड्रग दे देते हैं, ये जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है और नॉर्मल मैकेनिज्म कंटिन्यूस हो जाता है। दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस ऑफ रिसेप्टर। जब हम एक एगोनिस्ट सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको बार बार एक्सपोज कर देते हैं, तो उस सेल को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जो रिसेप्टर्स है ये बहुत ज्यादा है। सही है। तो ये क्या कर देते हैं? अपने सरफेस से उन रिसेप्टर को अपने अंदर साइटोप्लाज्म में ले लेते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में इन रिसेप्टर्स के साथ क्या होता है, या तो ये डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या जब हम इस एगोनिस्ट को रिमूव करें, सही है, तो फिर ये वापस उस मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाएगा। और जो डिग्रेड हो जाता है उसकी बजाय फिर प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू नया रिसेप्टर बनाता है सेल, जब एगोनिस्ट को हम रिमूव करें। सही है। और ये जरूरी होता है ताकि सेल अपनी नॉर्मल फंक्शन को बरकरार रखे। तीसरा क्या होता है कि कोई सबस्ट्रेट होता है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जिस तरह नाइट्रोग्लाइसरीन है, ये नॉर्मल क्या करता है? नॉर्मली वेजोडाइलेशन करते हैं, हमारे वेसल की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। लेकिन जब थायोल जो होते हैं या सल्फेड्राइल ग्रुप जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, फिर ये नाइट्रोग्लाइसरीन को वो टिश्यू टॉलरेंस बन जाते हैं, उसका टेकीपाइलेक्सिस हो जाते हैं, वो फिर रिस्पॉन्स नहीं देता। ये क्यों? नाइट्रोग्लाइसरीन जो होता है ये डायरेक्टली वेजोडाइलेशन नहीं करता। ये क्या करता है? ये पहले कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में या इस नाइट्रोथियोल में। ये कब इसमें कन्वर्ट हो? जब इसके साथ मिलेगा थायोल ग्रुप या सल्फेड्राइल ग्रुप, ये एक ही चीज है। ये नाइट्रोग्लाइसरीन एनो जो है या इस नाइट्रोथियोल जो है ये क्या करता है? ये ग्वानाइल साइक्लिस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। सही है। ये क्या कर देता है? ये जीएमपीज जो होते हैं वो साइक्लिक जीएमपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सेल्स के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देते हैं, और इसी तरह उन स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है, और क्या होता है? वेजोडाइलेशन होते हैं। लेकिन जब इस थियोल की कंसंट्रेशन कम हो जाते हैं तो ये आगे ये मैकेनिज्म परफॉर्म नहीं होगा, और इसी तरह फिर वेजोडाइलेशन नहीं होगा। सही है। फिर आखिर में आ जाता है कि रेगुलेशन 2 तरह के होता है, या तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। डाउन रेगुलेशन किसे कहते हैं? सही है। डाउन रेगुलेशन में सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है। इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर के नंबर्स कम हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब हम एक एगोनिस्ट के बहुत प्रोलॉन्ग यूज करते हैं तो वहाँ के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन 3 मैकेनिज्म की किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू उसके नंबर में कमी आ जाती है। जब उसकी नंबर में कमी आ जाती है फिर हम उसे ड्रग उन्हीं सेल्स को, उन्हीं टिश्यूज को दे देते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर्स ही नहीं रहता, फिर इफेक्टर सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता और रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए उस ड्रग की इफेक्ट कम हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। एक होता है अप रेगुलेशन। इसमें क्या होता है? जो सेंसिटिविटी होते हैं टिश्यूज की या सेल की वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इंक्रीज आ जाता है रिसेप्टर्स के नंबर्स में। जब हम एक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं बाय यूजिंग एंटागोनिस्ट, सही है, बहुत डेज के लिए, सेवरल डेज के लिए, फिर उस सेल को लगता है कि मेरे ऊपर ये रिसेप्टर्स ही नहीं है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? बहुत सारे रिसेप्टर्स बना देते हैं और वो सेल के सरफेस के थ्रू इंसर्ट कर देते हैं, इसलिए रिसेप्टर्स की जो नंबर है उसमें इंक्रीज आ जाती है। ये सेल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जब हम इस एंटागोनिस्ट को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि रिसेप्टर के ब्लॉकिंग को स्टॉप कर देते हैं और एगोनिस्ट एक्सपोज कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है और बहुत हाई रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। अल्लाह हाफिज।